Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब करनाल में हम ये कहें बुद्धिराजा साहब कांग्रेस से, बीजेपी से अपने खट्टर साहब हैं और इसके साथ हैं एक और कैंडिडेट एनसीपी से जिनको हम कहें कि अभय चौटाला अपना समर्थन दिए हुए हैं, मराठा वीरेंद्र वर्मा। अब यहाँ के जो समीकरण जो मैंने देखे उनमें फिलहाल तक हम ये कह सकते हैं कि जो देहात का जो वोटर है वो दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए हम ये कहें कि वो ये कहते हुए नजर आए कि हमने दिव्यांशु बुद्धिराजा से कभी बात नहीं की, हम उनको जानते नहीं, बिल्कुल नया चेहरा है वो। अभी मालूम हुआ कि अच्छा दिव्यांशु नाम का भी कोई है। और मनोहर लाल खट्टर के लिए मैं कहूँ कि शहरी मतदाताओं में खास तौर पर जो पंजाबी वोटर हैं उनमें कुछ नाराजगी जरूर दिखी। और मराठा वीरेंद्र वर्मा हम ये कहें कि रोड समाज के कुछ जो गांव हैं उनमें ही उनका मुझे जो है प्रभाव ज्यादा दिखा, बाकी कहीं नहीं दिखा। तो यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि कुछ ट्रायंगल वाली चीजें मुझे नजर आई कुछ ऐसी, लेकिन जो मुख्य टक्कर है वो मुझे नजर आई कि दिव्यांशु बुद्धिराजा और मनोहर लाल खट्टर के बीच में। देखिए, मनोहर लाल खट्टर के जो सीट है वो सही बात है कि वो फंसी हुई सीट है और उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, मनोहर लाल खट्टर खुद ही है। मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से 9 साल 9.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम किया और बाकी लोगों को तो छोड़िए, अपनी खुद की जाति उसको भी नाराज कर लिया। वो सब उनके व्यवहार की वजह से हुआ है। और अपना देखिए इनका क्या है, स्वयंसेवक रहे, डिसिप्लिन जैसे भी रहे, लेकिन जनता के बीच जनता के साथ कांटेक्ट करने का, जनता से बातचीत करने का वैसा अनुभव इनको नहीं रहा। सीधे मुख्यमंत्री बनने की वजह से हमेशा सर्वोच्च सीट पर बैठ गए और उसके बाद जो आपकी जबान से निकल गया वही कानून बन गया। तो उसका रीजन ये रहा कि उसको ठीक से टैकल कर पाने में शायद मनोहर लाल खट्टर कामयाब नहीं रहे। और अफसरों के साथ भी इनका जो बातचीत था उसमें अफसर बहुत नाराज हैं। अफसरों के साथ अफसरों का कहना है कि बहुत बदतमीजी से वो मीटिंग्स के दौरान बातचीत करते थे, खासतौर पर दूसरा जो 10 ईयर उनका आया उसमें। और जनता के साथ तो हम लोगों को ढेर सारे वीडियोस मिलते हैं जब कैसे उन्होंने जनता के साथ बात की, चाहे वो महिला हों चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हों। जबकि मैंने बताया कि हरियाणा का वो कल्चर है ही नहीं। चाहे नेता कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन जनता के सामने उसको झुक के ही चलना पड़ता है और पब्लिकली उसको इस तरह का घमंड या अहंकार दिखाना, वही ओम प्रकाश चौटाला को क्यों नुकसान हुआ। देखिए 2004 में 9 सीटें पर सिमट गए 2005 के लोक विधानसभा चुनाव में, और तब से लेकर के आज तक लोग वही बातें कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का व्यवहार ऐसा था, उन्होंने पब्लिकली कई लोगों के साथ बदतमीजी की, उनके बारे में अफवाहें उड़ाई गई। अफवाहें थी या सच जो भी था कि उन्होंने पैसे मांग लिए किसी कारोबारी से, किसी कारोबारी की गाड़ी पर कब्जा कर लिया। ये इस तरह की छवि जब घड़ती जाती है किसी व्यक्ति की तो उसके लिए राजनीति सामाजिक जीवन में चुनाव में खासतौर पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वैसी छवि बन गई है मनोहर लाल खट्टर की। और अदरवाइज तो ये चुनाव बहुत आसान लग रहा था, बड़ा केक वॉक था कि मनोहर लाल तो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। दिव्यांशु नया लड़का है, बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, पहला चुनाव वो लड़ रहा है। लेकिन दिव्यांशु के बारे में ये है कि उनको जो एंटी इनकम्बेंसी का सपोर्ट है वो उनको पूरा मिल रहा है, लेकिन लोकल लीडरशिप में कोई उनके साथ अभी खड़ा दिख नहीं रहा है, कोई उनके लिए कैंपेन ज्यादा नहीं कर रहा। एक दिन भूपेंद्र हुड्डा वहां पर आए थे क्योंकि उन्होंने उनके टिकट के लिए उनकी पैरवी करी है, और आज प्रियंका गांधी वहां पर गई हैं। उसके अलावा दिव्यांशु बुद्धिराजा को अपना चुनाव खुद ही लड़ना पड़ रहा है और उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर उनके काम आया तो वो निश्चित तौर पर उनको काफी कामयाबी हासिल होगी। जहां तक बात है मराठा वीरेंद्र वर्मा की, तो वीरेंद्र वर्मा उस इलाके के लिए बहुत पुराना चेहरा है, बहुत लंबे समय से लगातार विधायक की, फिर लोकसभा का चुनाव वो लड़ते रहे हैं लेकिन कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। इतने करीब 20-25 साल से लगातार चुनाव लड़ने के बावजूद भी मराठा वीरेंद्र वर्मा आज भी केवल अपनी जाति के नेता ही बनकर रह गए हैं, उसके बाहर वो नहीं निकल पाए अपनी कोशिशों के बावजूद भी। जबकि उनकी छवि अच्छी है, लोग उनको पसंद करते हैं और उनको ईमानदार मानते, पहले पूर्व एचसीएस रहे हैं, एचसीएस अधिकारी रहे हैं वो, तो उनकी छवि अच्छी है, लेकिन अपनी जाति के नेता ही बनकर वो रह गए। और खट्टर साहब के लिए परिस्थितियां उतनी माकूल नहीं है, ये बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। चुनाव के बीचों बीच उन्होंने उसी इलाके के एक व्यक्ति को हरियाणा पब्लिक जो एसएससी है उसका चेयरमैन बनाया। हालांकि बहुत काबिल व्यक्ति का चुनाव उन्होंने किया है, जो हिम्मत सिंह जी हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं। ऐसे व्यक्तियों को जरूर ऐसे पदों पर पहुंचाना चाहिए, लेकिन चुनाव के बीच में उनका जो बनाया गया है उससे कहीं ना कहीं
मनोहर लाल खट्टर की जीत के प्रोस्पेक्टस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, और इसी वजह से लोगों का ये आकलन है कि ये सीट फंसी हुई है। नहीं तो चुनाव की घोषणा से पहले ये सीट एक केक वॉक थी, क्योंकि करीब 6-6.5 लाख वोट से पिछली बार संजय भाटिया ने ये सीट जीती। और ये हम ये कहें कि देश में दूसरे नंबर की जो है वो बड़ी जीत हासिल की थी संजय भाटिया साहब ने। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि खट्टर साहब के लिए मैंने वहां पे ये देखा कि पंजाबी समाज के लोग ही काफी ज्यादा वहां नाराज थे कि हमसे भी कुछ अच्छी बातचीत नहीं रही। पंजाबी समाज ने तो वहां पर एक बैठक भी करी। देखिए, आमतौर पर होता नहीं है, पंजाबी समाज ऐसा नहीं है जो इस तरह मीटिंग करके पॉलिटिकल फैसले करे, लेकिन पहली बार देखा गया, और उसका शायद सबसे बड़ा कारण यही है कि पंजाबी मुख्यमंत्री जो है सूबे को मिला, और जिसकी लंबे समय से इन लोगों की डिमांड भी रही होगी। और उस पंजाबी मुख्यमंत्री मिलने के बावजूद भी अगर खट्टर साहब अपने उस छवि को अपने लोगों के बीच नहीं बना के रख पाए, तो शायद इसमें तो उनकी व्यक्तिगत तौर पर ही कुछ न कुछ कमियां रही होंगी। बल्कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक बार दिल्ली के हरियाणा भवन में मनोहर लाल खट्टर से मिलने के लिए भिवानी से कुछ पंजाबी वकील आए, पंजाबी समुदाय के। तो जब वो अंदर चले गए तो उनको एक कमरे में बैठने के लिए बोला गया कि आप यहाँ पर वेट कर लीजिए, सीएम साहब आपसे मिलेंगे। और 10-15 मिनट 20 मिनट वो लोग वेट करते रहे, और चीफ मिनिस्टर पीछे वाले दरवाजे से निकल गए। अपने ही उनके, जाहिर है वो लोग तो अपनापन या जो भी रीजन से मिलने के लिए आए थे कि भाई हम भी उसी समुदाय के हैं, मुख्यमंत्री बने हैं तो मिलने आए, लेकिन वो दूसरे गेट से निकल गए। 20-25 मिनट उनको इंतजार करा के उन्होंने कहा जी सीएम साहब से मिलना बोला जो, तो चले गए। बोले यार हमको तो बोला था कि आप बैठो, मैं आपको बुलाऊंगा। तो इस तरह की ये सब शायद धीरे धीरे एक्युमुलेट होते हैं कारण, और जिसके बाद जब जरूरत पड़ती है मतदाताओं के पास, तो चाहे किसी भी जाति का हो, मतदाता के पास तो चुनाव के समय ही एक मौका होता है जब वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके किसी नेता के सामने अपना वजूद दिखा सकता है। तो शायद वो समय है जब पंजाबी समुदाय भी विरोध कर रहा है। और हम ये भी कहें कि वो जन्म से रोहतकी, हम ये कहें कि पहचान से भी रोहतकी, लेकिन रोहतक के लोग कभी ये नहीं माने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह कि भाई मनोहर लाल खट्टर के समय में चौधर रोहतक क्षेत्र में ही आ गए, जैसे भूपेंद्र हुड्डा के समय में हुआ। फिर दूसरा ये हुआ कि करनाल में हम ये कहें कि वो बाहरी उम्मीदवार के तौर पर रहे, कि ना वो वहां के बाशिंदे रहे, और आने के बाद हम ये कि वहां से कुछ ज्यादा कनेक्टिविटी उनकी नहीं रही। तो करनाल का हम ये भी कहें कि जो सियासी नब्ज है वो भी इस तरह की कि कोई भी बाहरी आके वहां चुनाव बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। चौधरी भजनलाल भी वहां पर चुनाव लड़े थे। अब ये क्यों है सोनिया? देखिए, ये असल में ना हरियाणा को एक बड़े दिल्ली में बैठने वाले पत्रकारों ने एक अलग तरीके से पेंट कर दिया है कि हरियाणा में जाट और गैर जाट की राजनीति चल रही है। आप करनाल जो है ना, करनाल में जो घरोंडा विधानसभा सीट है, जो जब जीटी रोड पे आएंगी तो तीसरा जो टोल प्लाजा पड़ता है वो घरोंडा है। उस टोल प्लाजा से लेके और पंचकुला तक आपको जाट और गैर जाट की राजनीति कहीं देखने को नहीं मिली। कहीं पूरे उत्तर हरियाणा में ही नहीं है वो। लेकिन पेंट इस तरीके से कर दिया गया कि हरियाणा में जाट गैर जाट है। और करनाल की विधान लोकसभा सीट, अंबाला की लोकसभा सीट और कुरुक्षेत्र की सीट जो है, उस पर ना कोई जाट मतदाता का कोई जिक्र है ना गैर जाट का। एक दूसरे की मुखालफत कोई वहां पर नहीं करता, और केवल इस वजह से कोई वोट नहीं डालता कि ये जाट उम्मीदवार है।